नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य राहुल त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान द वैदिक हेल्थ टॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर बात करें किडनी की, तो किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका मेन काम है हमारे शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको थ्रू द यूरिन बाहर निकालना, चाहे वो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन हो, एक्स्ट्रा यूरिया हो या एक्स्ट्रा वाटर हो। अगर हम बात करें क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेटिस्टिक्स की, तो हमारे देश में लगभग 10% पॉपुलेशन क्रोनिक किडनी डिजीज से ग्रसित है। और अगर बात की जाए किडनी फेलियर की, तो हर साल हमारे देश में 1 लाख या लगभग उससे भी अधिक किडनी फेलियर के पेशेंट आ रहे हैं। अब ये क्रोनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर के कारण क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो 80% पॉपुलेशन में जो इसका मेन कारण होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। जिन लोगों को बीपी की या डायबिटीज की समस्या लंबे समय से होती है उन लोगों में ये देखने को मिलता है। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी यानी कि उनके किडनीज में जो गांठ हो जाती हैं। इसके अलावा आईजीजी नेफ्रोपैथी, कुछ लोगों में श्रंकन किडनी, किडनी का साइज छोटा हो जाता है। कुछ लोग जो लंबे टाइम तक पेन किलर दवाइयां खाते रहते हैं या स्टीरोइड का सेवन लंबे समय तक करते हैं। कुछ लोगों में फॉल्टी मेडिकेशन से भी ये डिजीज देखने को मिलती है। फॉल्टी मेडिकेशन से मतलब जैसे कि अगर किसी पेशेंट्स में कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमें टीबी का डाउट है, हम बिना टेस्ट कराए उनको टीबी के मेडिसिन खाने के लिए बोल देते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें सीकेडी देखने को मिला है। इसके अलावा जो लोग कुछ डाइटरी हैबिट्स जिनकी, जैसे कि एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसके अलावा जो ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जिम में जाने वाले लोग जो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं और एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन लेते हैं, उनके जो मसल्स हैं मांस को उसको बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए, ऐसी चीजों का जो लोग सेवन करते हैं उनमें क्रोनिक किडनी डिजीज जनरली देखने को मिलता है। अब बात की जाए किडनी की कि हमारी किडनी कितनी काम कर रही है या कितनी खराब हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीकेडी की स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। तो वो कैसे निर्धारित की जाती हैं? मान लीजिए आपके घर की एक मेन नाली है, अगर उस नाली में कहीं पे कोई रुकावट हो जाए या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है, जो पानी, गंदा पानी हमारे घर से बाहर जाता है नाले में, वो अंदर ही घर के इकट्ठा होने लगता है। और उस इकट्ठा हुए पानी को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो नाली है उसके ऊपर जो जाली है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। सिमिलरली हमारे किडनी भी एक जाली की तरह ही, किडनी में ग्लोमेरुलाई होते हैं या कैपिलरीज होते हैं जिसका मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसमें से उसको थ्रू द यूरिन बाहर निकालना। अगर हम बात करें जो स्टेज 1 किडनी डिजीज होती है उसमें जनरली 90% जो किडनी है वो नॉर्मल फंक्शनिंग का काम या फिल्टर करने का काम करती है। अगर आपकी किडनी 60% से लेके लगभग 89 या 89% तक नॉर्मल फंक्शनिंग या फिल्टर का काम कर रही है तो वो ग्रेड 2 या स्टेज 2 की किडनी डिजीज है। अगर वो 30% से 59% तक फिल्टर कर रही है या नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है तो वो स्टेज 3 की किडनी डिजीज है। स्टेज 3 तक जनरली कोई सिम्टम्स हमें शरीर में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे किडनी खराब होती रहती है। अब बात करें स्टेज 4 की, जिसमें हमारी जो किडनी होती है वो 15% से लेके लगभग 29% यानी कि 29% तक नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। ऐसे में किडनी के जो फंक्शन है वो डिक्लाइन होने लगते हैं, वो कमी होने लगती है उनमें, यानी कि फिल्टर का काम कम होने लगता है और ऐसे पेशेंट्स को अर्जेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपकी किडनी 15% से भी कम काम कर रही है, इसका मतलब वो ग्रेड 5 है, यानी कि ऐसा पेशेंट किडनी फेलियर की स्टेज में जा चुका है। ऐसे पेशेंट्स को एलोपैथी में या तो डायलिसिस की या किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी जाती है। बात करें जीएफआर की, अगर जीएफआर की हम बात करेंगे तो जनरली 60 से 120 तक जीएफआर का जो स्टेटस होता है वो एक नॉर्मल किडनी का है, मतलब आपकी किडनी नॉर्मली काम कर रही है। अगर आपका जीएफआर लेवल 30 से या 15 से 59 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो क्रोनिक किडनी डिजीज की डिफरेंट स्टेज 15 से 60 जीएफआर के बीच में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपका जीएफआर 15 से भी नीचे आ गया है तो यानी कि आप किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि जनरली जो किडनी का पेशेंट होता है वो बात करते हैं क्रिएटिनिन की, यूरिया की, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की। तो जनरली ये क्रिएटिनिन होता क्या है? ये क्या पेशेंट किडनी का जो होता है उसी में होता है? ऐसा नहीं है।
अगर हम बात करें क्रिएटिनिन की या लगभग यूरिया की भी, तो इन दोनों का सिंथेसिस हमारे शरीर में और एक किडनी के पेशेंट में और नॉर्मल पेशेंट में लगभग समान रूप से ही होता है। लेकिन होता क्या है, जो किडनी पेशेंट होता है वो किडनी पेशेंट का, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं कर पाती है किडनी, वहां पे जो कैपिलरीज हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, तो वो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में वो क्रिएटिनिन और यूरिया इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है और यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ आता है, जिसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी किडनी जो है वो किस स्टेज की क्रोनिक किडनी डिजीज में जा चुकी है। क्रिएटिनिन एक्चुअली है क्या? क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल मेटाबॉलिज्म से बनता है। जनरली हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्रिएटिन फॉस्फेट कहते हैं। जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो उसके ब्रेक डाउन से क्रिएटिनिन बनता है। तो नॉर्मल किडनी में जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा यूरिया होता है वो थ्रू द यूरिन बाहर निकल जाता है, लेकिन किडनी डिजीज के पेशेंट में वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो किडनी डिजीज और क्रिएटिनिन के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो किडनी डिजीज का पेशेंट होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज का, उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। जनरली सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो सूजन देखने को मिलती है उनके लेग्स में, पैरों में या एंकल में या नीचे पैरों में, वहां पे आपको सूजन या कभी कभी चेहरे के ऊपर या पूरे शरीर में सूजन देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स को नोजिया होता है, उल्टी जैसा हमेशा लगे रहता है। उनको सूखी डकार आती है जिसको हम आयुर्वेद में उद्गार कहते हैं या बर्पिंग कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। इसके अलावा उन पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है सही से। इसके अलावा कोई भी खाना जो उन्हें पसंद है उसके प्रति भी उनमें टेस्टलेसनेस या अरुचि हो जाती है। ऐसे पेशेंट में अगर घर में सिंपल जीरे का तड़का भी लगाया जा रहा है तो उससे भी उनको जी मिचलाता है, यानी कि उल्टी जैसा लगता है। इसके अलावा उन पेशेंट्स में सांस फूलती है। सांस क्यों फूलती है, उसके दो कारण हैं। एक तो उन लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, उसके कारण सांस फूलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब पूरे शरीर में पानी भर जाता है तो ऐसा आदमी जब सीधा बैठा रहता है तो पानी का लेवल पैरों की तरफ होता है, इसलिए पैरों में सूजन दिखाई देती है। लेकिन अगर वो लेट जाता है तो वो पानी लंग्स में भर जाता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है, तो उनको सांस फूलने लगती है और उन्हें खांसी उठती है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो किडनी के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि किडनी का जो पेशेंट है उसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएं। तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। अगर हम किडनी के, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें अगर हमें जो किडनी है, हमारी दोनों किडनी श्रंकन है या उनका साइज छोटा हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली पहले भी बीपी बढ़ने की हिस्ट्री मिलती है, हाइपरटेंशन की, और अभी भी उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिसकी वजह से वो क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में आपको दोनों किडनी सेम साइज की और नॉर्मल साइज की दिखाई देती हैं तो उसका एक कारण अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें मधुमेह की जांच करनी चाहिए। जो लोग परहेज नहीं करते हैं, उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं खाते हैं, तो वो सीकेडी में चले जाते हैं। इसके अलावा और कोई कारण है तो उसकी भी हम जांच कर सकते हैं। सेकंड जो टेस्ट हम करते हैं वो होता है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें हम क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल और GFR का लेवल चेक कर सकते हैं। एक आजकल एक नया टेस्ट है जो DTPA एनालिसिस हम उसको बोलते हैं। तो DTPA से हम अपनी किडनी का कितना % डैमेज हो चुका है, उसकी कितनी फंक्शनिंग हमारी किडनी कर रही है, उस एनालिसिस के थ्रू भी उसकी जांच की जा सकती है। तो ये कुछ कॉमन जांच हैं जो किडनी के पेशेंट को या क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को करानी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी की किडनी पेशेंट में अगर उसके टिश्यूज डैमेज हो गए हैं और पेशेंट स्टेज 4, स्टेज 3 या स्टेज 2 में, जनरली देखा क्या जाता है जब हम किडनी के पेशेंट की जांच करते हैं तो अगर 10 से 20% उसके जो टिश्यू हैं वो डेड हो गए हैं बिल्कुल, तो फिर भी वो पेशेंट आपको स्टेज 4 में, स्टेज 3 के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली जो डैमेज टिश्यूज हैं या डेड टिश्यूज हैं वो तो 10 से 20% ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा 40 से 50 या 60% टिश्यूज ऐसे होते हैं या नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि इनएक्टिव हो चुके होते हैं, जिनमें इन्फ्लामेशन होती है। तो ऐसे जो टिश्यूज होते हैं जो जिन इन्फ्लेम्ड हैं या जिनमें हमें इनएक्टिव हो गए हैं, उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से या हमारे ट्रीटमेंट से दोबारा एक्टिव किया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट्स अपनी पूरी लाइफ आराम से जी सकता है। अब बात करें
ट्रीटमेंट पार्ट की कि आयुर्वेद में हम क्या चिकित्सा ऐसे पेशेंट्स की कर सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है पुरुषम पुरुषम विक्षम, मतलब हर एक पुरुष, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक दूसरे से डिफर होता है, जिसके कारण सभी का ट्रीटमेंट एक जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आयुर्वेद में बताया है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, मतलब जो कारण है पहले तो वो कारण छोड़ने पड़ेंगे। दूसरी चीज, जो अंडरलाइन कोज होता है, मतलब हाई क्रिएटिनिन का, हाई यूरिया का, या आपका जीएफआर कम हुआ है, उसका जो अंडरलाइन कोज है, जैसे कि डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, हमें उनको नॉर्मलाइज करना है। अपने डायबिटीज के लिए प्रॉपर मेडिकेशन लेने हैं, हाइपरटेंशन के लिए प्रॉपर मेडिकेशन लेने हैं, जिससे कि वो कंट्रोल रहें। अगर वो कंट्रोल रहेंगे तो एटलीस्ट आपका क्रिएटिनिन लेवल स्टेबल रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तीसरी चीज, हमें हमारे किडनी के फंक्शंस को बढ़ाना है। किडनी के फंक्शंस हम कैसे बढ़ाएंगे, किडनी के फंक्शंस के लिए हमें वो अपना जो डाइट है वो भी प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है जो किडनी के लिए है, और इसके अलावा हमें जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बताए गए हैं उनका भी सेवन करना है। तो किडनी के जनरली जो सीकेडी के हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनमें जनरली अगर हम उनका यूरिन एनालिसिस करते हैं तो उसका पीएच 7 से कम होता है, यानी कि यूरिन एसिडिक होता है। एक्चुअली वो यूरिन एसिडिक क्यों होता है, एक्चुअली हमारा शरीर में जब एसिडिटी बनती है, मतलब हम ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारा शरीर जो है ना वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को नॉर्मल पर्सन में हमारी किडनी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है। लेकिन क्योंकि सीकेडी के पेशेंट में हमारी किडनी उनको बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो वो जो एसिड होता है वो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, क्रिएटिनिन और यूरिया के साथ एक्यूमुलेट होता है, जिससे कि हमारे जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है, और उसमें एक क्रिया होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से किडनी फर्दर बहुत स्पीड से डैमेज होती है। तो हमें इसको रोकने के लिए हम जनरली जो हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट या पाउडर फॉर्म में। सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ और नहीं, एक होम रेमेडी है जिसको हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। एक्चुअली ये क्षारीय नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, तो जब हम एसिड के साथ एल्कलाइन मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इसके लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा अपने पेशेंट्स को देते हैं। एक हर्ब है जिसको हम पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा के बारे में कहा जाता है पुनः पुनर्नवा भवति शरीरम पुनर्नवा करोति, मतलब जो टिश्यूज इनएक्टिव हो गए हैं, जो टिश्यूज इन्फ्लेम्ड है, उनको रीजनरेट करने का काम ये पुनर्नवा औषधि करती है। आप पुनर्नवा का स्वरस निकाल के या रस निकाल के ताजा पुनर्नवा का 1/4 कप सुबह और 1/4 कप शाम को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ताजा पुनर्नवा नहीं है तो आप इसका चूर्ण 1 चम्मच लेके उसमें 2 कप पानी डालिए, उबाल के 1 कप बचाइए और छान के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और काढ़ा होता है जिसको हम तृण पंचमूल कहते हैं। घास है वो 5 तरह की, सर, दर्भ, काश, शाली और इक्षु, कांडे इक्षु, इन 5 द्रव्यों की मूल यानी कि जड़ होती हैं, उनका भी हम ऐसे ही काढ़ा बनाते हैं। 1 चम्मच ये इनका पाउडर लेंगे और उसमें 2 कप पानी डालेंगे, उसको उबाल के 1 कप बचाएंगे और सुबह खाली पेट लेंगे। जनरली जिन पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम होता है, किडनी के पेशेंट में देखने को मिलता है, कई बार तो फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ जाती है, कई बार यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, तो जिनका यूरिन आउटपुट कम है उनमें हम तृण पंचमूल का काढ़ा दे सकते हैं। लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, किडनी का पेशेंट अगर इनिशियल स्टेज में है तो आप ये होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सीकेडी की स्टेज 2, 3, 4 या उसके ऊपर किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है तो एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेके ही हमें उसकी चिकित्सा करानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी डेथ का कारण भी ये डिजीज बन सकती है। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।